उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन। चलिए, उत्सर्जन क्या है ना, डिस्कशन करेंगे। उत्सर्जन है क्या, उत्सर्जन के जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, और मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, और उत्सर्जी अंग के साथ साथ उत्सर्जन की विशेषता, उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ये सभी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। उत्सर्जन, सबसे पहले जीवों में उत्सर्जन क्या है, ठीक है। उत्सर्जन जब हमारे शरीर से, है ना, जिस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है उसे जब हमारा शरीर निष्कासित करता है, शरीर से बाहर करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की बात आती है तो उत्सर्जन के मुख्य जो कारक होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पहला कारक होगा स्वेटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पसीने का निकलना। दूसरा क्या होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे जो हम भोजन, न्यूट्रिशन, जो हम लोग पोषण के दौरान जब हम ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। क्या करते हैं? भोजन। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन होता है ना। जब पाचन होता है, हम लोग पिछले क्लास में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है सब पढ़ चुके हैं। उसका जो पोषण, जब पोषण करते हैं, जो मानव है या कोई जीव है, जब वो पोषण करता है तो उससे जो पोषी पदार्थ होता है, जैसे कि आप भोजन किए, भोजन से जो अवशोषित हुआ, जो ऊर्जा ग्रहण किए और जो अपशिष्ट बना उसको क्या किया जाता है? शरीर से बाहर किया जाता है ना। तो शरीर से बाहर किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो शरीर का अपशिष्ट है, जो मानव शरीर में जो अपशिष्ट होता है, भोज्य पदार्थ का अपशिष्ट, उसको जो हम शरीर से निष्कासित करते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कहीं किसी को दिक्कत है? तो जब उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन के दौरान उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष अंग भी होते हैं मानव में और उच्च श्रेणी के जंतुओं में या जीवों में, है ना। उत्सर्जी अंग होते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीव हम क्या है, मानव क्या है, या अन्य जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो जब हम बात करें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर की, तो यहाँ क्या हो जाता है, यूनिसेल्युलर में, एक कोशिकीय जीवों में उसके भोजन के ना पचने के लिए कोई विशेष अंग होता है और ना ही उसका अपशिष्ट जो होता है उसको उत्सर्जित करने के लिए कोई विशिष्ट अंग होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, उदाहरण के लिए अमीबा का में जो भोजन का पाचन होता है तो उसके लिए कोई विशेष अंग होता है? वो कहाँ से ग्रहण करेगा उसको खुद पता नहीं, और वो कहाँ से उस अपशिष्ट को, जो बने हुए अपशिष्ट उसके शरीर में बना है, उसको कहाँ से उत्सर्जित करेगा वो भी उसको पता नहीं। तो ये जो होता है, इसमें जो भोज्य पदार्थ है वो अवशोषित होता है शरीर के किसी भी हिस्से से, है ना। उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा होता है? निराकार होता है। कैसा होता है? निराकार होता है। उसका कोई आकार स्ट्रक्चर नहीं है जो होता है मानव का या अन्य जीव का। किसी का हाथ होता है, किसी का पैर होता है, गाय भैंसों में 4 पैर होते हैं, उसके बाद मुंह होता है, विशेष अंग होता है उसको ग्रहण करने के लिए, घास को खाने के लिए मुंह से चबाता है, मुंह घास तक ले जाता है, तो वो क्या है? उसका विशिष्ट अंग है। उसके पाचन के लिए जब वो ग्रहण करता है तो पाचन के लिए उसके अंदर भी क्या होता है? आहार नाल होता है। आहार नाल के माध्यम से उसके आमाशय में जाता है। यकृत क्या करता है? बाइल जूस देता है। इस प्रकार से जिस प्रकार मानव में पाचन होता है उसी प्रकार से गाय भैंस या अन्य जीवों में भी होता है, परंतु अमीबा का कुछ अलग होता है, ठीक है। अमीबा में क्या है? उसका ना ही उसमें आमाशय होता है, ना ही उसमें आहार नाल होता है। उसके पाचन, भोजन के पाचन के लिए वो कोई विशिष्ट अंग नहीं धारण करता है। परंतु मल्टी सेलुलर की बात करें, अब ये जो अपशिष्ट बना
इसके शरीर में अमीबा के अंदर, तो वो क्या करता है कि शरीर के किसी भी हिस्से से उसको निष्कासित कर देता है। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, उसके अंदर क्या होगा? कोशिकाओं का गुच्छा होगा, कोशिकाओं का भंडारण होगा, कोशिका बहुत सारी होगी। फिर कोशिकाओं के मिलने से क्या बन जाता है? एक बताइए, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? क्या बनता है? अंग बनता है कि ऊतक बनता है? एक कोशिका के, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से एक ऊतक का निर्माण होता है। क्या बनता है? क्या भूल गए आप लोग? एक पहले क्या बताए थे यहाँ पे? इस यहाँ एक कोशिका है, फिर एक से बहुत सारी कोशिका मिलके क्या बना? ऊतक बना। ये क्या है? कोशिका। फिर क्या बना? उसके बाद क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। एक अंग बना, इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी ऊतकों का मिश्रण होगा। बहुत सारी ऊतकें मिलके क्या बनाएगी? एक अंग बनाएगी। मान लीजिए ये मानव का उंगली है, ये हाथ है, ठीक है। उसके बाद किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम अंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी ऊतकें मिलके बनती है। एक उंगली के अंदर कितनी सारी ऊतकें होंगी? बहुत सारी, है ना। कोशिका की ही बात करें तो वहाँ पे भी क्या होगा? बहुत सारी कोशिका होगी, है ना। तो ये फिर अंग बना। अंग के बाद क्या बनता है? अंग तंत्र बन जाता है, या फिर एक मानव का रूप धारण कर लेता है। क्या बन जाता है? मानव बनता है या कोई जीव बन के तैयार होता है। तो इस प्रकार से क्रिया चलती है। अब यहाँ की बात करें तो जब मल्टी सेलुलर होता है तो उसके अंदर क्या होता है? विशिष्ट अंग होता है। क्या होता है? विशिष्ट अंग होता है। किसके लिए? उत्सर्जन की प्रक्रिया करने के लिए, पाचन के लिए। जिस प्रकार से विशिष्ट अंग होता है, क्या भोजन करने के लिए मुख गुहा होता है ना। हम लोग भोजन का टुकड़ा क्या करते हैं? हमारे अमाशय में जाने से पहले सबसे पहला क्रिया क्या है? मुंह में लेते हैं भोजन को, भोजन के टुकड़े को मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? निगलते हैं। धीरे धीरे वो कहाँ जाता है? आहार नाल के माध्यम से अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है ना। पाचन हुआ, ये सभी अंग है। क्या है? मुंह हमारा अंग है। अमाशय में पाचन हो रहा है तो अमाशय भी हमारा अंग है, शरीर का ही अंग हुआ ना। उसके बाद जब हम बात करें वो भोजन, अपचा भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जेजुनम, डेडुनम और इलियम के माध्यम से उसका क्या होगा? जो ऊर्जा है या फिर जो संग्रहित उसके अंदर कोई पोषक तत्व है उसको ग्रहण करेगा। विलाई होता है किसमें? जेजुनम में। उसके बाद वो क्या करता है? उसको खींच करके जो अवशोषित होने वाला उपयोगी पदार्थ है उसको अवशोषित करता है, और जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट है, उसको क्या करता है? शरीर से निष्कासित करता है। किसके माध्यम से? अभी हम वो भी ड्राइंग बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से वो नीचे की ओर हमारे रेक्टम में जो अपशिष्ट होता है वो स्टोर होता है, जमा होता है, और फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर होता है। जो अपशिष्ट है, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है। अगर देखे हैं कभी कभी, एक बात गौर किए हैं, अगर छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटे बच्चे में क्या होता है ना कि ये प्रक्रिया बहुत देखने को मिलता है। वो बच्चा कभी कभी पॉटी 5-6 दिनों तक नहीं करता, 10 दिनों तक नहीं करता। अगर वो 10 दिनों तक पॉटी नहीं कर रहा है, मतलब बाथरूम, उसका जो शरीर में जो अपशिष्ट है वो क्या है? जमा है। कहाँ जमा है? तो रेक्टम में। अब रेक्टम में हो सकता है कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि वो तो अपशिष्ट है ना, उसमें वो गंदगी है, हमारे शरीर की गंदगी है जिसको हमारा शरीर निष्कासित करता है। तो निष्कासित जब नहीं हो रहा है तो उसको क्या होता है? इन केस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि उसका शरीर क्या है? अपशिष्ट को निष्कासित नहीं कर रहा। आ रही बात समझ में? ये बच्चों में बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। बच्चों में ये अक्सर देखने को मिलता है, बड़ों में भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब कोई बुजुर्ग हो गया है, ठीक है, उसके अंदर वो पचाने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है? इनकेस जब कोई कड़ा पदार्थ, कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं भोजन के तौर पे, तो उनका क्या होता है? उनको बाथरूम बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, या फिर उसको डायरिया कह सकते हैं, लूज मोशन हो जाना।
तो ये सभी जो प्रक्रिया है, अब वो शरीर से क्या निकल रहा है, वो शरीर जो आराम से पचाता है, वो उसका जो अंग है, पाचन तंत्र है, वो क्या है, वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है और उसको पचा नहीं पा रहा है। जब नहीं पचा पा रहा है तो वो क्या होगा, बिना पचे ही वो क्या होगा, शरीर से बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके शरीर को कमज़ोर करेगा, क्योंकि उसका जो अपशिष्ट होना था वो हुआ नहीं, और उसमें जो पोषक पदार्थ थे वो भी उसके बाथरूम के माध्यम से मतलब शरीर से निष्कासित होते जा रहा है। या फिर बोले कि बहुत सारा कभी कभी क्या होता है, डायरिया होता है तो उसको सलाइन लगने की ज़रूरत पड़ जाती है, होती है ना। अगर किसी को डायरिया हो गया, डायरिया कहने का मतलब है लूज मोशन, जिसको कहते हैं पेट खराब हो गया, ठीक है। अब वो जो लूज मोशन होता है तो शरीर का जो पानी होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर होने लगता है, क्योंकि उसको जमा होना था, जो उसका पोषक पदार्थ था उसको अवशोषित करना था, परंतु हो नहीं पाया। तो जब नहीं हो पाया तो उसका शरीर से क्या होगा, वो पोषक पदार्थ जो है वो बाहर हो जाता है, तो उसके लिए उसको सलाइन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी उत्सर्जन का ही भाग है ना। ये हमारे शरीर का अपशिष्ट है, और अपशिष्ट को जब हम निष्कासित करते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जी पदार्थ हो गया, समझ में आ गया उत्सर्जी पदार्थ क्या है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। उसके बाद अमीबा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में किस प्रकार होता है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। मल्टी सेलुलर में जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें क्या होता है, विशिष्ट अंग होता है, हाँ, रेक्टम होता है, ठीक है, मूत्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है, ये सभी क्या है, उत्सर्जी अंग है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनिका, ठीक है, ये सभी क्या है, उत्सर्जी अंग होते हैं, ये सभी क्या है, उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो पोषक अपशिष्ट है वो हो सकता है उत्सर्जी पदार्थ। यूरिया होता है जिसको हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिया जैसे टॉयलेट जाता है, सभी व्यक्ति टॉयलेट जाते हैं, है ना, वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और जो भोज्य पदार्थ, भोजन का अपशिष्ट होता है, वो भी हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कहीं दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग डायग्राम के माध्यम से, समझिए कि किस प्रकार से हमारा किडनी, नेफ्रॉन उस भोजन को छानता है, या उसको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो हमारा अपशिष्ट है वो रेक्टम में जाकर जमा होता है और शरीर से निष्कासित किया जाता है। आप लोग भी डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में भी हो सकता है, डायग्राम आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है।
अब बात करें हम लोग, हो गया डायग्राम बन गया सबका? टाइम लगेगा? जुड़ी हुई नलिका होगी, है ना, जो धमनी और शिरा है। धमनी और शिरा है, ये दोनों का कार्य अलग अलग होगा। तो क्या होगा? दोनों का कार्य ही अलग अलग होगा। जिस प्रकार से बात करें अगर हम लोग किडनी की, जब वहाँ पे डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस हो रही थी। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल फिल्टरेशन, है ना। जब डबल फिल्टरेशन की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन को ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ना। जब फेफड़े में क्या होता है, जो रक्त होता है उसके साथ क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और फिर पुनः वो फिर कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। तो हृदय में क्या होता है? धमनी और शिरा दोनों ही होता है। क्या होता है? दोनों होता है। धमनी क्या करता है? धमनी अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से जमा करके हमारे हृदय को पहुंचाता है। और शिरा क्या करता है? जो शुद्ध रक्त होता है उसको हमारे शरीर के चारों हिस्सों में बांटता है। तो धमनी और शिरा का कार्य अलग अलग है। ये अशुद्ध रक्त कैरी करता है और ये शुद्ध रक्त कैरी करता है। उसी प्रकार से यहाँ भी नलिका बनी होगी, है ना। जब हम किडनी की बात करें, किडनी भी क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। और किडनी भी हमारे शरीर का ही अंग है। और ये भी क्या करता है? हमारे भोजन के पाचन में भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो शारीरिक गतिविधि या क्रिया होती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? उत्सर्जन भी आता है ना। अब हम उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन में क्या होगा? यहाँ भी रक्त का कार्य पड़ेगा, होगा ना। अब हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है, जो बचा अशुद्ध रक्त है, उसको क्या करता है? हमारा किडनी जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है? वो छन्नी नुमा स्ट्रक्चर होता है। चाय छकना देखे हैं? ठीक उसी तरीके का होता है। वहाँ क्या करता है? वो जो अशुद्ध पदार्थ है या फिर वो भोज्य पदार्थ हो या फिर हमारा पदार्थ, दो तरीके से हो सकता है, तरल और ठोस, है ना। तरल पदार्थ किसको कहेंगे? जो लिक्विड फॉर्म में होगा। और ठोस पदार्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको? जो थोड़ा हार्ड होगा, जैसे भोजन के टुकड़े, भोजन के अंश, है ना। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या आ जाएगा? हमारा यूरिक एसिड, है ना। जो यूरिक एसिड होता है वो क्या बनता है? टॉयलेट बनता है, क्योंकि हमारा उसमें यूरिक एसिड जो बन के तैयार होता है हमारे आमाशय में, उसका कोई यूज नहीं है ना। तो वो क्या है? वो उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए उसका उत्सर्जन होना अनिवार्य होता है। अब ये क्या करता है? ये छन्नी जो अशुद्ध यूरिया है या यूरिक अम्ल है उसको क्या करता है? छान करके इसके अंदर क्या होता है? धमनी और शिरा का स्ट्रक्चर बना होता है। कुछ इस प्रकार से नलिकाएं होती है। ये क्या काम करेगा? ये करेगा कि आपके जो यूजफुल प्रोडक्ट है ये किसके अंदर होता है? तो ये किडनी के अंदर होता है। ये सभी स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं ये यही नेफ्रॉन का बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। ये नेफ्रॉन जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना है ये नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है? हजारों लाखों, 10,000 से भी ऊपर होती है। एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन होती है? 10,000 से भी ऊपर नेफ्रॉन पाई जाती है। और वो क्या काम करता है? क्या बोले? 10,000 से 10 लाख जो भी हो, वो संख्या में बहुत सारी होती है। और वो क्या काम करता है? तो वो अशुद्ध जो पदार्थ है उसका जैसे शुद्धिकरण करते हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए, चाय बनाते हैं, चाय में क्या क्या देते हैं? चीनी देते हैं, चायपत्ती देते हैं, मन हुआ तो अदरक देते हैं, इलायची देते हैं चाय बनाने के लिए। फिर उसको क्या करते हैं? हम लोग छकनी के माध्यम से छानते हैं। क्या करते हैं? फिर ये जो छानने का काम करता है, जो छकना है, जो क्या है? ये नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन क्या करता है? जो आवश्यक है उसको इस्तेमाल करता है। और इसमें क्या होता है? एसेंडिंग एक लूप बनता है, चाप जिसको कहते हैं, ठीक है। जैसे रक्तचाप होता है ना, रक्त पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, हार्ट रक्त को क्या करता है? पंप करता है। जैसे कि हमारा धड़कन
जो धड़कन धड़कता है ना, वो क्यों धड़कता है, क्यों वो उसको ब्लड को ऊपर की ओर धकेलना होता है ना। जब प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर क्यों लगाते हैं, तो ब्लड को ऊपर की ओर भेजना है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा जो रक्त है वो बस नीचे की ओर ही जाएगा। नीचे की ओर मतलब शरीर का जो निचला हिस्सा है, हृदय से नीचे और हृदय से ऊपर। जब हम हृदय से ऊपर की बात करते हैं, अब उदाहरण के लिए टैंकी में जो पानी जाता है तो उसमें प्रेशर देना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, है ना। सबके जो ये टंकी बना हुआ है नल जल वाला, तो उसमें क्या करता है, कभी कभी बीच बीच में प्रेशर देता है। क्यों देता है, ताकि पानी जो है वो फ्रेशली आराम से ऊपर की ओर जा सके। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी लूप होता है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप दोनों तरीके से होता है। डिसेंडिंग की बात करें तो घटते क्रम में, असेंडिंग की बात करें तो बढ़ते क्रम में। होता है ना, बच्चे में पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, बढ़ते क्रम में ऐसे वाला जो साइन होता है और बराबर ये होता है ना। कुछ इसी तरीके का उदाहरण समझिए कि जब हम असेंडिंग की बात करें तो असेंडिंग में यहाँ ये ऊपर की ओर लूप जाएगा, ऊपर की दिशा में, जैसे जाइलम फ्लोएम से सप्लाई होता है, इसमें भी उसी प्रकार से जब यूजफुल छन्नी जब छान दिया तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, उसका इस्तेमाल जहाँ उसको होना चाहिए उसके शरीर में जो अपशिष्ट है उसको नीचे करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो आवश्यक है उसको कहाँ भेजेगा, ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग लूप ऊपर जाएगा और डिसेंडिंग जो होगा वो नीचे होगा। जब नीचे की बात करें तो यहाँ संग्रहालय है जहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है। अब जो यूजफुल था उसको तो ऊपर की ओर भेज दिया, परंतु अब नीचे की ओर जो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो कहाँ जाके जमा हो जाएगा, तो वो मूत्राशय में जमा हो जाएगा, जो यूरिया है, जो लिक्विड है। अब रेक्टम की बात करें तो रेक्टम जो होता है वो क्या करता है, गौर करिएगा, मूत्र मार्ग अलग होता है और जो बाथरूम का रास्ता होता है वो अलग होता है ना, जो जिससे हम तरल पदार्थ अलग से निष्कासित करते हैं और जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको अलग से निष्कासित करते हैं। दोनों का निष्कासन होना अनिवार्य है ना। किसी का ऐसा जरूरी है कि ऐसा होता है, कभी देखे हैं कि टॉयलेट ना हो, किसी को हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है हम जब भोजन करेंगे, हम जब पोषण करेंगे तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड, यूरिया बनेगा ही बनेगा, और यूरिक अम्ल बनेगा तो उसका निष्कासन भी होगा। जब हम भोजन करेंगे तो उसका अपशिष्ट भी बनेगा ना, तो वो अपशिष्ट बन के जो तैयार होता है तो वो यहाँ आकर जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है, तो रेक्टम के अंदर, और यहाँ ये मूत्राशय जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब जमा हो गया तो उसका निष्कासन कैसे होगा, जब उसके अंदर क्या हो गया, अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया, वो क्या हो जाता है, अब इकट्ठा ज़्यादा हो गया, बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बाल्टी से पानी भरते जा रहा है, अब एक लेवल आएगा, जब भर जाएगा तो क्या होगा, गिरेगा ना। तो इसीलिए जो होता है, जब हम क्या होता है, समय समय पे कोई भी जीव हो या व्यक्ति हो या अन्य उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हो, क्या होता है, सब बाथरूम करता है ना। गाय गोबर करता है, बकरी घेनारी करता है, मानव बाथरूम करता है, मतलब सब हंसने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। सब जो है उसमें क्या है, सब अगर मानव है तो उसमें जो मानव की क्रिया है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। अब ये उत्सर्जन है, उत्सर्जन क्या है, मानव का ही तो एक कार्य है। मानव है या उच्च श्रेणी के जो भी जीव जंतु हैं उसके अंदर ये सभी क्रिया, ये सभी गतिविधि होती है, तो यही तो जीव विज्ञान है, इसी के बारे में न पढ़ना है। अब चलिए, इतना समझ में आ गया सबको, कहीं किसी को दिक्कत है, ये उत्सर्जन का जो मतलब प्रोसेस होता है किस प्रकार से होता है, ये समझ में आ गया सबको, आया समझ में, हाँ या ना बोलिए। चलिए अब आगे की ओर आते हैं, तो बात करते हैं हम लोग। अब कोई व्यक्ति है जिसके शरीर के अंदर कोई बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, बीमारी से अगर ग्रसित है तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि एक मधुमेह की बीमारी होती है, ठीक है। मधुमेह जो होता है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर की बीमारी, है ना, जिसको शुगर है उसके शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन अधिक हो जाता है। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन अधिक हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन सबके अंदर, शरीर के अंदर होता है, परंतु अगर उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए
एक लेवल होता है, एक लेवल जैसे कि हम लोग बात करें जब मात्रा कैसे हम लोग उसका एक पैमाना होता है कि इतने के इतने अंदर होना चाहिए इंसुलिन का लेवल। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको मधुमेह की बीमारी हो गई है। तो जब मधुमेह होता है उस व्यक्ति को किडनी खराब होने का बहुत ज़्यादा, अब देखिए किडनी खराब कैसे होगा, खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि उसके जो शरीर जो होते हैं, उसका शरीर कोई भी मतलब मसालेदार वस्तु को ये पोषण जब ग्रहण करता है तो वो नहीं पचा पाता है। उसका जो वृक्क होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, किडनी कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ता है? क्योंकि उसके जो इलाज के लिए जो सुई या फिर इंजेक्शन या फिर जो भी दवाइयाँ दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसके किडनी पर असर करता है। आमतौर पर देखा जाए तो जो भी व्यक्ति अगर अधिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, अन्य कोई भी व्यक्ति अगर अधिक दवाई का इस्तेमाल करता है तो उसका नेफ्रॉन जो होता है वो डैमेज होता है। नेफ्रॉन क्या है? वो छानने का काम करता है ना। अब वो छानने का ही काम नहीं करेगा तो उसके साथ अब चाय छानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छकना में डालेंगे, छकना टूटा हुआ है, क्या होगा, वो सारा चाय पत्ती के साथ ही सारा गिलास में चला जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जब नेफ्रॉन खराब हो जाएगा तो उसका किडनी का कोई काम ही नहीं रहेगा, है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का सुने होंगे कि किडनी खराब होगी, है ना। कभी कभी व्यक्ति एक किडनी दान कर देता है तो दूसरी किडनी अगर उसके स्वस्थ है तो उस पर जीवित रह जाता है, परंतु अगर दोनों किडनी ही डैमेज हो जाए तो व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है क्योंकि वो जो भी खाएगा तो वो पचेगा ही नहीं। उसका मतलब उसका पाचन तो हो रहा है परंतु उसका जो मुख्य कार्य है अपचा भोजन को क्या करता है, अवशोषित करने का जो कार्य है वो ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। कहीं किसी को दिक्कत है इसमें? अब ये जो मधुमेह की बीमारी होती है उसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो बहुत ही असरदार होता है और वो नेफ्रॉन को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है अगर व्यक्ति अपने जीवनचर्या डेली आमतौर के जीवन में अगर वो अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं करता, भोजन जैसे ऑयली खा रहा है, तेल खा रहा है, मसालेदार सब्जी खा रहा है, घी खा रहा है, मीठा खा रहा है, ये सभी चीज़ जो है ना वो डॉक्टर उसको परहेज लिखता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने किडनी को डैमेज कर रहा है और वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। 5 से 6 साल होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि किडनी कितना काम करेगा। एक तो उसकी दवाइयाँ इतनी असरदार जो कि उसके नेफ्रॉन को डैमेज कर रही है, ऊपर से आप मसालेदार खा रहे हैं। तो आमतौर पर देखा जाए तो जो व्यक्ति नॉर्मल होता है वो अगर अधिक मसालेदार खा लेता है तो उसका पेट खराब हो जाता है ना। अगर वो तो बीमार ही है तो उसको तो परहेज चाहिए, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अगर किडनी उसका डैमेज होता है तो वहाँ अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए नॉर्मल इंसान है, उसका एक किडनी डैमेज हो गया है तो एक किडनी डैमेज हो गया, दूसरे किडनी पे रह जाएगा। दोनों किडनी डैमेज हो गया, एक डायलिसिस मशीन आता है। क्या आता है? डायलिसिस मशीन, जो कि उसको लगा दिया जाता है उसकी किडनी के जगह पे। अब वो किडनी जो है वो सेम किडनी का ही काम करता है, उसके अंदर भी क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, वहाँ भी वो छानने का काम करता है, परंतु वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वो 10 साल 5 साल काफ़ी है, उसके आगे क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। और डायलिसिस मशीन, आखिर वो मशीन ही तो है जो मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित है। और वो मानव को जीवित रखने के लिए कुछ छंदों के लिए कि हाँ उसकी आवश्यकता है घर में, तो उसको लगा दिया जाता है ताकि कुछ दिनों तक वो जीवित रह सके। और जिसके पास उतना रहता है इनकम सोर्स तो वो लगा लेता है ना। तो वो सबके बस की बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति बहुत बीमार रह रहा है, उसके घर में इलाज चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, वो इकोनॉमिकली वीक हो गया है, उसके मतलब जो है मतलब कह सकते हैं इनकम सोर्स भी कम है और फिर वो वीक हो गया है, तो वो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब नहीं अफोर्ड कर सकता है, परंतु ऐसा है, ऐसा मशीन आया हुआ है। अगर दोनों किडनी डैमेज है तो व्यक्ति जीवित रह सकता है एक डायलिसिस मशीन लगा करके। कहीं दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है?
और ये भी बात गौर करिए, ये भी बात समझने वाला है, जिस व्यक्ति को इंसुलिन हार्मोन अधिक हो गया है उस व्यक्ति में क्या होता है, रक्तचाप अधिक होता है, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। बीपी के बारे में जाने थे ना हम लोग पिछले क्लास में, जिसमें परिवहन के बारे में बताए थे, जिसमें रक्तचाप के बारे में बताए थे, उसमें ये भी डिस्कशन किए थे कि बीपी मशीन से बीपी नापा जाता है, कितना होना चाहिए, 120/80। ये क्या होता है, एवरेज होता है। 120 से ऊपर गया तो बीपी बढ़ा हुआ है, 120 से नीचे गया तो बीपी घटा हुआ है। तो ये जो एवरेज होता है इसको नाप, क्यों इसको हम एक पैमाना रखे हैं इसके लिए कि उसका रक्तचाप कितना है इसको हम लोग जान सके। रक्तचाप जब होता है उसमें क्या, जो व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है उसके अंदर क्या होगा, ये रक्तचाप हमेशा बढ़ा ही रहता है। क्या होता है, बढ़ा रहता है, क्योंकि उसका हार्मोन जो शरीर का जो हार्मोन है वो क्या है, वो उसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसका बीपी क्या रहता है, हमेशा बढ़ा ही रहता है। उसके बाद बात आती है आपको इसकी, तो उस जिस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है उस व्यक्ति में क्या होता है, उसके जो रक्त जो होते हैं उसके अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। अगर एक मधुमेह के व्यक्ति को अगर छोटी सी खरोंच लग जाए तो वो क्या होता है, बड़ा सा घाव बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेटलेट की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और वो जो है उसके अंदर WBC जो क्या करता है, शोल्डर ऑफ द बॉडी कहलाता है। हमारा शरीर में क्या होता है, मानव के शरीर में जो रक्त होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं, एंटीबायोटिक दवाई जो आता है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक होता है वो, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता बूस्ट करता है, क्षमता देता है, ठीक है। अब वो एक कोई व्यक्ति है, वो कितने दिनों से 5-6 दिनों से बुखार से ग्रसित है, वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो डॉक्टर के यहाँ उसको क्या लिखता है, एंटीबायोटिक लिखता है, ठीक है। क्यों लिखता है, क्योंकि उसके शरीर में जो है वो एंटीबॉडी जो बना हुआ था पहले से वो ख़त्म हो गया है और उसको जनरेट करने की ज़रूरत है। तो वो कहाँ होता है, हमारे रक्त में होता है। कहाँ होता है, हमारे या मानव के रक्त में होता है वो एंटीबायोटिक। अब वो एंटीबॉडी जो जनरेट होता है वो मधुमेह वाले बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के अंदर ज़्यादा संख्या में नहीं होता है। नहीं होने के कारण क्या होता है, अगर उसको कोई तरह का खरोंच लग गया या घाव छोटा सा हो गया तो वो क्या होता है, बड़ा सा घाव बन जाता है और कभी कभी वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से छूट नहीं रहा। और ना छूटने के कारण क्या होता है, आदमी सोचता है कि हाँ छूट जाएगा, छोटा सा तो घाव है, परंतु अगर उसको मधुमेह है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटी सी खरोंच भी उसके लिए क्या होता है, बहुत बड़ा घातक बन सकता है। तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कहीं दिक्कत इतना समझने में, समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीज़ था, और इस टॉपिक में तो आज के लिए इतना ही था। और भी है, थोड़ा सा मानव के बारे में समझ गए, अब पादप या फिर पेड़ पौधों में कैसे होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, बात करें इसकी, सहजन के पेड़ को देखे हैं, सभी लोग देखे हैं ना, जो हम लोग खाते हैं सब्जी सहजन, उसके पेड़ में क्या होता है ना कि गोंद की तरह निकलता है, निकलते देखे हैं, बहुत सारा चिपचिपाहट होता है, ग्लू के तरह लगता है, वो उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। उसके पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ वो ग्लू होता है। फिर आप बात करें इस फूल की, जो ये पीला पीला आप देख रहे हैं, ठीक है, उस फूल में क्या होता है, जब हम तोड़ते हैं तो वहाँ से वाइट पदार्थ निकलता है, वो उसका उत्सर्जी पदार्थ है। हर पुष्प में होता है, हर फूलों में होता है। अगर उसकी हम पत्ती ही तोड़े तो पत्ती भी तोड़ेंगे, जहाँ से तोड़ेंगे ना वहाँ पे वो वाइट सा या फिर पानी के तरह ही लिक्विड में तो आपको चिपचिपाहट सा मिलेगा। वो सभी क्या होता है, उसका उत्सर्जित पदार्थ होता है, किसका, पेड़ पौधे का।
फिर एक उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है पेड़ पौधों में, आप देखे होंगे ये पिछले क्लास में हम लोग इस बारे में बात किए थे कि जब हम लोग एक गमले में एक पौधा लगाए हैं, उस पौधे की एक टहनी को क्या कीजिए, उसको बांध दीजिए प्लास्टिक से, है ना, और धूप के तरफ उसको रख दीजिए। पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, पानी का एक लेयर बन गया है, उसके अंदर वाष्पीकरण हो रहा है। और वो वाष्पीकरण जो होता है तो वो प्रक्रिया जो है, जब हम मानव में स्वेटिंग होता है, अन्य जीवों में स्वेटिंग मतलब पसीने का निकलना होता है, तो वो भी तो छोटे छोटे उसके अंदर भी रंध्र हैं, छिद्र हैं, जो जिसको हम लोग स्टोमाटा का नाम दिए हैं। अब वो क्या है, उसके अंदर से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जल क्या होता है, बाहर निकलता है। CO2, O2 मतलब क्या होता है, वाटर होता है। C मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। CO2 अगर निकल रहा है तो वो किससे निकल रहा है, पत्तियों से निकल रहा है। और पत्तियां क्या करती है, उसके साथ जो जल निकलता है तो वो प्लास्टिक के ऊपर क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकते देखे हैं, अगर प्रयोग किए होंगे जो तो वो जानते होंगे, जो नहीं किए हैं तो पता नहीं। अगर उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो उस प्लास्टिक के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक पानी का आवरण बन के तैयार हो जाता है। तो उसके अंदर भी उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। तो जो जीव है उसके अंदर क्या होगा, ये जीवित जो जीव है, जो उच्च श्रेणी के जीव है या फिर पादप है, पादप मतलब पेड़ पौधे, अब उन सभी में क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कहीं दिक्कत इतना समझने में? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।